बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, यह एक सत्संगी की सच्ची कहानी है जो कि उसने मुझे बताई है ताकि मैं आपसे साझा कर सकूं। लेकिन उसने अपना नाम बताने से मना किया है, तो सात संगत जी वह कहानी आपसे साझा करती हूँ। उसने कहा है, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह मेरी ज़िंदगी का सच है। जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के उस दौर को अपनी आँखों से होता हुआ देखा है, वह मेरी इस कहानी के गवाह हैं। मेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ और मेरी माँ ने शुरू से ही मुझे रूहानियत से जोड़ा। मुझे रूहानियत के बारे में ज्ञान देना शुरू कर दिया और मेरी माँ रोज़ाना भजन सिमरन पर बैठती थी और मेरी माँ अक्सर मुझे बोलती थी कि दिन में कुछ देर उस मालिक की याद के लिए ज़रूर निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी याद में ज़रूर बैठना, चाहे थोड़ा समय ही बैठना। और मैं अपनी माँ की इस शिक्षा के कारण दिन में थोड़ा समय ही सही, लेकिन बैठता ज़रूर था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने लगे। मुझे याद है कि तब मैं 10वीं कक्षा में था और उस समय मेरे पिताजी अमेरिका चले गए थे। और जब मैंने 12वीं की, तब तक मेरी माँ भी मेरे पिताजी के पास अमेरिका चली गई थी। और उसके बाद मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया था और वहाँ जाकर मैं बिल्कुल बदल गया था। पता नहीं मुझे किस बात का अहंकार हो गया था और वहाँ पर मुझे अच्छा काम भी मिल गया, जिसके कारण मेरी अच्छी कमाई होती थी। मैं अच्छा कमाता था और जब मैं इंग्लैंड में था तब अक्सर मेरी माँ का फ़ोन मुझे आया करता था कि बेटा, अपनी कमाई में से 10 ज़रूर निकाल कर अपनी कमाई में से कुछ रकम गुरु घर दे आया कर। तो मैं अपनी माँ की इस बात को सुनकर उनकी इस बात को टाल देता था या फिर मजाक में ले लेता था कि माँ, कोई बात नहीं, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं उस मालिक को एक बार इकट्ठा ही दे दूँगा। यह क्या बात हुई कि हर महीने कुछ पैसे निकालो और गुरु घर देकर आओ, जब मेरे पास होंगे तब मैं इकट्ठे ही दे दूँगा, एक साथ ही उस मालिक से हिसाब कर लूँगा और मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें मैं करने लग गया था और मालिक से दूर होता जा रहा था, उसको नकारने लगा था। और जैसे कि मुझे मेरी माँ ने बचपन से यह आदत डाली थी कि दिन में कुछ समय मालिक की याद के लिए ज़रूर निकालना, लेकिन अब मैं इंग्लैंड आ गया। वहाँ जाकर मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। मेरी यह आदत भी छूट गई और मैं उस मालिक से दूर होता गया। लेकिन मेरी माँ मुझे बार बार फ़ोन करती थी, मुझे समझाती थी कि बेटा बैठा कर, थोड़ा समय ही सही लेकिन बैठा कर। लेकिन मैं अपनी माँ की बात नहीं मानता और मुझ में इंग्लैंड जाकर पता नहीं किस बात की अकड़ आ गई थी कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, और अहंकार भी बहुत बढ़ गया था। तो उसके बाद मेरा रिश्ता अमेरिका में किसी लड़की के साथ हो गया। वह मेरी माँ ने करवाया था और रिश्ते के लिए मैं इंग्लैंड से इंडिया गया और वहाँ पर मेरा रिश्ता हुआ और उसके बाद मैं वापस इंग्लैंड चला गया। और उसके कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे हर 10-15 मिनट के बाद टॉयलेट जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके कारण मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था। और जब मैं टॉयलेट जाता था तो वहाँ पर खून ही खून निकलता था, तो मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था और मैंने वहाँ पर अपना इलाज करवाना शुरू किया। मुझे बहुत बोतलें खून की चढ़ाई जाती थी, क्योंकि खून की कमी मेरे अंदर बहुत हो गई थी और मैं बहुत कमज़ोर हो गया था और यह बीमारी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी और मुझे हर 20 मिनट के बाद टॉयलेट जाना ही पड़ता था। तब मैंने अपनी इस बीमारी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई बात ना बनी और वीज़ा की वजह से मेरे माता पिता भी मेरे पास नहीं आ सकते थे। वह अमेरिका में मेरे लिए तड़पते थे
और उनकी सारी कमाई मेरे डॉक्टरी इलाज में चली गई। जैसे कि मालिक मेरा हिसाब किताब कर रहा हो, क्योंकि मैं रूहानियत से बहुत दूर जा चुका था, मालिक से बहुत दूर जा चुका था। मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि बेटा बैठा कर और अपनी कमाई में से कुछ पैसे गुरु घर दे आया कर, दसवंध निकाला कर। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता था और मजाक में ले लेता था। शायद मेरी इन्हीं बातों के कारण मालिक मेरे से हिसाब कर रहा था और ब्याज समेत मुझसे वसूल कर रहा था, क्योंकि बहुत पैसे डॉक्टरी इलाज में चले गए थे। लेकिन मेरी यह बीमारी ठीक न हो सकी और इंग्लैंड में मेरे कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरी वहाँ पर बहुत संभाल की, जिन्होंने मेरी इस बीमारी में मेरा बहुत साथ दिया, जैसे कि खुद मालिक मेरी संभाल कर रहा हो। और जब मैं इंडिया आता था, वहाँ पर भी मेरे जो रिश्तेदार थे वह भी मेरी बहुत संभाल करते थे, हर चीज़ मुझे देते थे। और जब मैं इंग्लैंड में था तब रात रात को उठकर मुझे भूख लगती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा कठोर खाना खा नहीं सकता था, रोटी खा नहीं सकता था, केवल खिचड़ी ही खाता था। तो मुझे अक्सर भूख लग जाया करती थी। तो वहाँ पर वह मुझे रात रात को उठकर खाना बना कर देते थे और मुझे ऐसे लगता था कि इतना कौन कर सकता है। तो मुझे लगता था कि शायद मेरा मालिक ही इनसे करवा रहा है, मेरी संभाल कर रहा है। तो मैं इस बीमारी से इतना परेशान था कि कभी कभी मेरे बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था और वहीं पर मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे। तो मेरी यह बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब यह बात लड़की वालों को पता चली तो मुझे लग रहा था कि रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वह मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई तो मैंने उससे तभी कह दिया था कि मेरा इंतज़ार मत करना, अगर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम किसी और से शादी कर लो। लेकिन उस लड़की ने मुझे कहा कि अगर आपको यह बीमारी हमारी शादी के बाद लग जाती तो क्या होता। तो उसकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके कुछ महीनों बाद हमारी शादी तय हो गई। लेकिन मेरे लिए 20 मिनट से ज़्यादा बैठना बहुत मुश्किल था। जब भी मैं इंडिया आता था तब पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकवाकर मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ और वह ड्राइवर मेरी इन बातों के गवाह है जो मुझे दिल्ली से लेने आया करते थे। तो जब हमारी शादी तय हो गई तब मैं इंडिया आया और मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। तो मैंने उनसे विनती की कि जल्दी फेरे कर शादी को ख़त्म करने की कोशिश करें और मैं अपने मालिक के आगे यही अरदास कर रहा था कि हे मालिक, मेरी संभाल करना, मुझे बैठने का बल बख्शना। तो वहाँ पर मेरे मालिक ने मेरी संभाल की, उसने मुझे बैठने का बल बख्शा और उसके बाद हमारी शादी हो गई। लेकिन मेरी उस शादी में वीज़े की वजह से मेरे माता पिता नहीं आ पाए और इस बात का मुझे बहुत दुख लगा था। तो शादी के कुछ दिन बाद मैं वापस इंग्लैंड आ गया और मेरी पत्नी अमेरिका चली गई। तो उसके बाद मेरे माता पिता भी अमेरिका में पक्के हो गए थे, उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई थी और मेरी भी अमेरिका जाने की तैयारी थी। और जिस दिन मैंने जाना था उस दिन से कुछ दिन पहले मुझे एम्बेसी की तरफ से फ़ोन आया कि आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुई है, तो कृपया आपको एम्बेसी में आना पड़ेगा। तो मैं एम्बेसी में गया। वहाँ जाकर उन्होंने मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए और मैंने उनको बताया कि मेरी इंटरव्यू हो चुकी है, तो अब आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, पहले मुझे बताया जाए कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है और मुझसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें आपकी पत्नी ने एक फ्लैक्स किया है और उसने आपसे तलाक मांगा है। तो मैंने जब यह बात सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि मेरे साथ
यह क्या हो रहा है? और एम्बेसी ने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो मैं निराश और हताश होकर वापस घर की ओर आ गया और मैं इतना परेशान था कि मेरा मन हो रहा था कि मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं और मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा था। लेकिन फिर मैंने अपने मन को हौसला दिया कि मैं तो दूसरों को ऐसे काम करने से मना करता हूँ, तो मैं खुद ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को हौसला दिया और संभलने की कोशिश की और उस कुल मालिक के आगे अरदास की कि मेरी संभाल कर मुझे हिम्मत बख्श। तो उसके कुछ दिनों बाद मेरा उससे तलाक हो गया। तब मैं बहुत अकेला पड़ गया था क्योंकि मैं काम पर भी नहीं जा सकता था और मैं बहुत कमज़ोर हो गया था और मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन गया था। वही मेरा खर्चा उठाते थे। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा तू फिर से बैठना शुरू कर दे, मालिक की याद में बैठना शुरू कर दे। तो मैंने जब माँ की ये बात सुनी, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए कि माँ मुझे शुरू से यही कहती आई है कि बैठना ज़रूरी है। और तब मुझे रोना आया कि मैं मालिक से दूर हो गया था, भटक गया था, जिसके कारण आज मेरी यह हालत हुई है। शायद मेरे मालिक ने मुझे यह सबक दिया है। तो मैंने उस दिन से फिर बैठना शुरू किया। मैंने अपनी माँ की ये बात मानी और उसके बाद मेरी हालत में सुधार आना शुरू हो गया। मेरी यह जो बीमारी थी धीरे धीरे ठीक होने लगी। और फिर एक दिन कनाडा से मेरे एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि यहाँ पर एक नौकरी है और मैंने तुझे इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि तुम इस नौकरी के काबिल हो। तो जैसे ही मैंने यह बात सुनी तो मुझे लग रहा था कि मेरे मालिक ने मुझे एक अवसर और दिया है। तो मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे वह नौकरी मिल गई और धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी पटरी पर आनी शुरू हो गई। सब कुछ ठीक होता गया। मैं कनाडा चला गया और आज मुझे कनाडा में 5 साल हो गए हैं और मेरी शादी भी हो गई है और मैं कनाडा में अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ और मालिक की कृपा से सब ठीक हो गया है। तो मेरा अपनी कहानी सुनाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग तरह की मुश्किलें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। हमें ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हमें मालिक पर विश्वास है तो वह मालिक हमें इन परेशानियों से जूझने की ताकत भी देता है। जब हमें उसकी रज़ा में राज़ी रहना आ जाए तो फिर दुख भी उसके ही होते हैं और सुख भी उसके ही होते हैं। लेकिन अगर हम यह सोचें कि हमारा गुजारा उस मालिक के बिना हो जाएगा, हमारी संभाल उसके बिना हो जाएगी, तो यह हमारी गलतफहमी है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। केवल वही है जो हमें हर दुख तकलीफ से जूझने की ताकत देता है। अगर हम उससे जुड़े हुए हैं तो वह हर पल हमारी संभाल करता है। बात मानने की है। अगर हम अपने आप को उसकी रज़ा में ले आएं तो हमें वह हर खुशी मिलेगी जो हम चाहते हैं। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिल रही है कि हमें अपने गुरु की, उस कुल मालिक की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए और हर पल उसका शुक्राना करते रहना चाहिए। साथ संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।